नरवरगढ़ के राजा नरपति की पुत्री फुलवा से आल्हा के छोटे भाई ऊदल का विवाह संपन्न हुआ। आल्हा ऊदल का इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा परमाल महोबे में राज किया करते थे। राजा परमाल के बारे में कहा जाता है कि उन दिनों राजा परमाल से युद्ध करने के बराबर कोई भी राजा नहीं बचा था। ऐसा कोई भी राजा नहीं बचा था जो कि उनसे युद्ध कर सके, उनकी बराबरी कर सके युद्ध में। उनके बारे में कहा जाता है कि सूर्य बच्यो नहीं परिमाले सम, जो डट करे विषम तलवार, वीर महानिरप थे परिमाले, खाड़ो सागर दयो पखार। उन्होंने राजाओं को जीतने के पश्चात अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, परंतु उन्हीं के द्वारा पालित आल्हा ऊदल और मलखान अपने भुजबल से उनके यश की पताका को निरंतर फहरा रहे थे। यद्यपि कुछ क्षत्रिय बनाफर गोत्रीय इन वीरों को अपने से नीचा मानते थे, परंतु युद्ध में इनके सामने उनकी अकड़ मिट जाती थी। माहिल परमाल की पत्नी मल्हा का सगा भाई था, परंतु वह सदा उनको हानि पहुंचाने के उपाय सोचता रहता था। पहले तो युद्ध करवाने के लिए प्रेरित करता, फिर शत्रु को उनके विरुद्ध भड़काता था। एक बार माहिल ने राजा परमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ की। राजा ने अपने दरबार के वीरों के सामने पान का बीड़ा रखकर चुनौती स्वीकार करने को कहा। चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं उठा तो राजा उदास हुआ। उसी समय दरबार में ऊदल आ गया। माहिल ने ऊदल को उकसाया और ऊदल ने बीड़ा उठा लिया। राजा अपने प्यारे पालित पुत्र को काबुल की लंबी यात्रा पर भेजने को तैयार नहीं थे। ऊदल ने अधिक हठ किया तो राजा ने देवपाल, जिसे ढेबा के नाम से जाना जाता था, ऊदल के साथ जाने को कहा। राजा ने दोनों को 14 खच्चर मंगवा कर दिए और सोने की मोहरें भी खर्च के लिए दी। इसके पश्चात दोनों रानी मल्हना माता दिवला और माता तिलका से आशीर्वाद लेने गए। सब जानती थी कि ऊदल ने प्रण कर लिया है तो अब इसे रोका नहीं जा सकता, अतः सबने आशीर्वाद देकर विदा किया। आल्हा ने भी समझाया पर ऊदल ने जाने की ठान ली थी। फिर ढेबा अपने मनोरथा घोड़े पर और ऊदल अपने बेंदुला घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कई दिन चलने के पश्चात वे एक नगर के पास पहुंचे। उन्होंने खेतों में गाय चराते लोगों से नगर का नाम पूछा तो उत्तर मिला कि आगे जो दिखाई दे रहा है वह नरवरगढ़ है। इस शहर का दूसरा नाम मोहरंगगढ़ है। यहाँ राजा नरपति सिंह राज करते हैं। तब तक वे नरवरगढ़ में पहुंच ही गए। ऊदल ने पानी भरने वाली पनिहारिन से कहा, मेरे घोड़े को पानी पिला दो। पनिहारिन बोली, मैं राजकुमारी फुलवा की दासी हूँ, पानी तो क्या पिलाऊंगी। यदि राजा को पता चल गया तो हे राहगीर, तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और जेल की हवा खाओगे। ऊदल ने कहा, यह फुलवा कौन है जिसकी इतनी अकड़ है। दासी बोली, फुलवा राजा नरपति की राजकुमारी है, अति सुंदर है, रोज सवेरे ताजे फूलों से तौली जाती है। जो कन्याएं होती थी वह प्रतिदिन 5 फूलों से तुलती थी। उनका यह सत्य होता था और यदि उनका सत्यत्व भंग होता था तो वह 5 फूलों से तुलने में असमर्थ पाती थी। ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और फुलवा के बगीचे में जा पहुंचा। दोनों ने अपने घोड़े बांधे। ढेबा वहां रुकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, पर ऊदल ने कहा, तुम जाकर घोड़ों के लिए चारा लेकर आओ, रात को रुकेंगे और सवेरे ही चलेंगे। ढेबा के जाते ही माली आ गया। उसने बाग में गर्द उड़ाने का विरोध किया और कहा, वहां से चले जाओ। राजा का भय दिखाया। ऊदल ने कहा कि एक रात की छूट दे दो, सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। यह कहते हुए एक सोने का हार उस माली को दे दिया। माली तो फूला न समाया। घर जाते ही मालिन ने खुशी का कारण पूछा तो माली ने हार दिखाया और कहा कि तुम भी चली जाओ, तुम्हें भी कुछ अवश्य मिल जाएगा। हिरिया नाम की वह मालिन तुरंत बगिया में जा पहुंची। ऊदल ने मालिन को भी मोहरों का बना एक हार दे दिया। मालिन ने ऊदल से परिचय पूछा तो ऊदल ने उसे असली परिचय बता दिया कि वे महोबे के राजकुमार हैं। मालिन को यह भी बताया कि बड़े भाई आल्हा नैनागढ़ में ब्याहे हैं। रानी सुनबा मेरी भाभी लगती हैं। मालिन ने भी रिश्ता गांठ लिया। उसने कहा, सुनबा मेरी बहन ही लगती है, मैं भी नैनागढ़ की ही हूँ, आप मेरे भी देवर हो, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। तभी ढेबा चारा लेकर आ गया। घोड़ों को चारा डाल दिया। ढेबा बोला, अब जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर चलो, हमें घोड़े खरीदने हैं, काबुल जाना है। तभी ऊदल बोला, जाएंगे अवश्य जाएंगे, पर फुलवा को देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर ऊदल मालिन के घर चले गए। रिश्ता तो बना ही लिया था,
वहीं रहने लगे। महीनों तक फुलवा से मिलने का मार्ग नहीं मिला। ढीबा से सलाह ली। उसने बताया कि 4 लड़ी वाला हार बनाकर नारी वेश बनाकर हिरिया के साथ फुलवा के महल में चले जाओ। उपाय उदल को अच्छा लगा। वह हिरिया मालिन के साथ नारी वेश बनाकर तथा 4 लड़ी का हार बनाकर उसमें मोती भी पिरोए साथ लेकर फुलवा के महल में जा पहुंचा। हिरिया मालिन उदल को, जो कि नारी के भेष में थे, साथ लेकर सतखंडा पर जा पहुंची। फुलवा ने पूछा, यह 4 लड़ी का हार किसने गूंथा है? गांठें भी इतनी सख्त लगाई हैं, यह मर्दाना हाथ की गांठें हैं। तब हिरिया ने बताया, महोबे से हमारी बहनोतन आई है, उसी ने यह हार बनाया है। फुलवा ने उसे बुलवाने का आदेश दिया। उदल को तो वह नीचे छोड़ गई थी। उसे लिवाकर सतखंडा पर ले आई। साज श्रृंगार करके घूंघट करके उदल फुलवा के महल में पहुंच गए। फुलवा ने पूछा, जनाने महल में यह हाथ भर का घूंघट क्यों निकाल रखा है? हिरिया ने कहा, यह बड़ी शर्मीली है। फुलवा ने पीड़ा बिछवा दिया, पर उदल उस पर नहीं बैठे। हिरिया ने बात संभाली, यह मेरी भांजी महोबे के राजा परमाल की पुत्री चंद्रावल की मालिन है। वहाँ उसके साथ पलंग पर बैठकर ही चौसर खेलती है, नीचे पटरे या पीढ़े पर नहीं बैठती। फुलवा ने पलंग पर ही 5 तन की जगह छोड़ दी, परंतु उदल सिरहाने पर जा बैठे। फुलवा के मन में संदेह हो गया। तब फुलवा ने महोबे के महलों का हाल पूछा। उदल ने सब जवाब स्त्री जैसे स्वर में बताया। फुलवा ने पूछा, आल्हा और उदल का विवाह कहाँ हुआ है? कहाँ कहाँ उनकी ससुराल है? तो उदल ने बतलाया, आल्हा का ब्याह नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा के साथ हुआ है। अभी उदल कुंवारे हैं, उनका विवाह होना बाकी है। फिर फुलवा ने पूछा कि तुम्हारे पांव मर्दों जैसे मोटे और सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। फिर फुलवा ने हिरिया मालिन से कहा, आज इसे यहीं छोड़ दे, सुबह वापस ले जाना, मैं इसके साथ चौसर खेलूंगी। हिरिया मालिन घर चली जाती है, क्योंकि रानी की बात वह टाल नहीं सकती थी, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। फुलवा और उदल चौसर खेलने लगे। तभी हवा से ओढ़ना हट गया तो उदल की कमर में कटार दिखाई पड़ गई। फिर तो फुलवा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम महोबे के उदल हो। तब तुम माढ़ोगढ़ में जोगी रूप बनाकर गए थे, तब मैं वहीं थी। अब तो उदल को स्वीकार करना पड़ा। फुलवा ने कहा कि हम अभी आपस में ब्याह रचा लेते हैं। उदल ने कहा, इस प्रकार चोरी से विवाह करने से हमारी राजपूती शान में बट्टा लग जाएगा। हम महोबे से बारात लेकर आएंगे और विधि पूर्वक तुम्हें विदा करवाकर ले जाएंगे। उदल ने ब्याह का आश्वासन गंगाजली उठाकर दिया। फिर फुलवा ने खाना खाने के लिए आग्रह किया, परंतु उदल ने कहा, बिना ब्याहे ना तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और ना ही तुम्हारी सेज पर पांव रखूंगा, इससे मेरी राजपूती आन टूटती है। उदल की बात फुलवा ने मान ली। सुबह को जल्दी ही पालकी में बिठाकर हिरिया मालिन उसे लिवा ले गई। मकरंद ठाकुर ने हिरिया से पूछा तो उसने अपनी बहनोतन बताकर पीछा छुड़ाया। दोस्तों, मकरंद जो था वह नरवरगढ़ के राजा नरपति का पुत्र था, बड़ा पुत्र था मकरंद। मालिन के घर पहुंचकर उदल ने कपड़े बदले। ढीबा ने कहा कि फुलवा को मैं भी देखना चाहता हूँ। तब दोनों ने अपनी जोगी वाली गुदड़ी निकाली और जोगी बनकर गाते बजाते महल के सामने जा पहुँचे। पनिहारन दोनों जवान जोगियों को देखने लगी। बांदी ने जाकर रानी को जोगियों की बात बताई। रानी ने कहा, उन जोगियों को महलों में बुलवा कर लाओ, हम भी देखेंगे। दासी ने देर नहीं लगाई, दौड़ी दौड़ी जोगियों के पास गई और बुलाकर ले आई। राजा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उदल ने बाएं हाथ से राजा को प्रणाम किया तो राजा नाराज हो गया। तब जोगी ने कहा, जिस हाथ से सुमरनी यानी कि माला जपते हैं, राम नाम लेते हैं, उसी हाथ से आपकी बंदगी करने से हमारा योग भंग हो जाता है, इसलिए बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। फिर तो राजा की आज्ञा से जोगी गाने बजाने लगे। उदल की तान और ढीबा की खंजरी की आवाज ने सबके मन को मोह लिया। वाह वाह होने लगी। राजा नरपति सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उदय सिंह राय ने नृत्य करना शुरू किया। कहते हैं कि महलों की दीवारें तक मोहित हो गईं। राजा ने आग्रह किया, जोगी आज यहीं विश्राम करें तथा हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उदल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का बना भोजन करके हमारा योग भंग हो जाएगा। हम केवल कुंवारी कन्या या बाल ब्रह्मचारी के हाथ से बना भोजन ही करते हैं। राजा ने आग्रह किया, अपनी कन्या फुलवा के हाथ से भोजन बनवाता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। पुत्र मकरंद से राजा ने कहा, दोनों योगियों को महलों में ले जाओ।
फुलवा के द्वारा भोजन तैयार करवाकर इन्हें भोजन करवाओ। मकरंद ने राजा का आज्ञा का पालन किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। फुलवा ने स्वयं भोजन परोसा। ऊदल ने ढेबा से कहा कि फुलवा को भली प्रकार से निहार लो। भोजन करने को कहा गया तो ऊदल ने सोचा, मैं ब्याह से पहले फुलवा के हाथ का भोजन करूंगा तो मेरी रजपूती शान बान घट जाएगी। तभी ऊदल ने बेहोश होने का नाटक किया। चंपा रानी को शक हुआ कि छोटा जोगी मेरी बेटी का रूप देखकर होश खो बैठा है। तब ढेबा ने कहा कि जोगी को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। इस महल में चुड़ैलों का साया घूम रहा है। वैद्यों ने भी उपचार किया पर व्यर्थ गया। तब स्वयं फुलवा आई और धीरे धीरे ऊदल से बोली, क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारा काम हो गया है। अब जल्दी महोबा लौट जाओ और पूरी तैयारी के साथ आकर मेरे साथ भंवर डलवाकर मुझे ब्याह ले जाओ। ऊदल उठ गए और चलने की तैयारी करने लगे। मालन के घर पहुंचकर वस्त्र बदले और महोबा को वापस चलने के लिए विचार किया। काबुल गए, ना घोड़े खरीदे, जो धन लेकर आए थे वह सब खर्च कर दिया। राजा परमाल को तथा अग्रज आल्हा को क्या जवाब देंगे? तब ढेबा ने ऊदल से कहा, तुम पागल का नाटक करके चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो कहना होगा मैं कह लूंगा। ढेबा और ऊदल दोनों लौटकर महोबा पहुंचे। तंबू कीर्ति सागर के पास लगा दिया। एक पलंग पर ऊदल को लिटा दिया। राजा परमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया। काबुल के घोड़े कहाँ हैं? राजा के पूछने पर ढेबा ने कहा, सागर के पास जाकर देख लो। राजा तुरंत सागर के पास पहुँचे। तंबू में पलंग पर ऊदल को देखकर पूछा, ऊदल बेटे की सूरत मलिन क्यों हो गई है? शरीर पीला क्यों पड़ गया है? तब ढेबा ने बताया कि नरवरगढ़ की चुड़ैलों ने ऊदल को पकड़ लिया था। वहीं इलाज करवाते हुए हमने सारा धन खर्च कर दिया है। जब बिल्कुल खाली हो गए तब मजबूरी में महोबा लेकर आया हूँ। राजा भी घबरा गया और आल्हा को भी भारी चिंता हुई। माता देवी और रानी महलना भी यह समाचार सुनकर रोने लगी। तब रानी सुनवा ने ढेबा से कारण पूछा। चुड़ैलों वाली बात सुनकर मछला बोली, ऊदल को मेरे पास बुलाओ। ऊदल को पालकी में सुनवा के महल में पहुंचाया गया। खग जाने खग की भाषा। रानी मछला ने पूछा, क्या तुमने कुंवारी फुलवा को देखा है? उसी को पाने के लिए यह सब बहाने बना रहे हो? ऊदल मुस्कुराने लगा और बोला, भौजी आपको यह सब कैसे पता चल गया? ऊदल ने फिर तो सारी बात विस्तार से सुना दी कि फुलवा से गंगाजली उठाकर वादा कर लिया है कि विवाह उसी से होगा। सुनवा ने बताया कि नरपति सिंह से युद्ध करना सरल नहीं है। उसके पास काठ का घोड़ा है जो उड़ सकता है, एक बाण है जो अजय है, उसका बार खाली नहीं जाता। शनिश्चर की शिला है जो सब पर भारी पड़ती है। इस पर ऊदल बोला कि कुछ भी हो, ब्याह तो फुलवा से ही करना है। कैसे होगा यह आप जाने। सुनवा ने आल्हा से जाकर कहा कि नरवरगढ़ से युद्ध करके ऊदल का ब्याह फुलवा से करवाना ही पड़ेगा। आल्हा ने व्यवस्था प्रकट की तो सुनवा ने कहा, आप घर में चूड़ी पहनकर बैठो, मैं ऊदल का ब्याह करवा कर लाऊंगी। वीर भला ऐसे ताने सुन सकते हैं? आल्हा ने राजा परमाल से कहा। राजा ने भी ऊदल को समझाने का प्रयास किया, परंतु ऊदल को तो फुलवा की रट लगी थी। आकर शुभ घड़ी देखकर ऊदल को दूल्हा बनाकर मढ़ा पूजा, हल्दी लेपन आदि सब क्रियाएं करवा दी गई और अलग अलग राज्यों के राजाओं को बारात के लिए आमंत्रित किया गया। आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेबा, ब्रह्मा तो चले ही, शेष सभी राजा भी अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर बारात में सम्मिलित हुए। जुन्नागढ़, बौरीगढ़, नैनागढ़, दिल्ली आदि सभी राज्यों को बारात में बुला लिया गया। सभी तैयारियां पूरी करके ऊदल को मुकुट पहनाकर पालकी में बिठा लिया गया। फिर ऊदल पालकी में सवार हुए और बारात रवाना हुई। हाथी सवार हाथियों पर चढ़ गए और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। तोपसी भी तोपों के साथ आगे बढ़ने लगी। पश्चात हाथी पर आल्हा सवार हो गए। कबूतरी घोड़ी पर मलखान चढ़े। घोड़ी हिरोजिन पर सुलखे सवार हुए। ढेबा मनोरथा घोड़े पर चढ़े और मन्ना गुजर ने अपना सब्जा घोड़ा आगे बढ़ाया। बनारस वाले ताला सैयद की घोड़ी का ही नाम सिंगनी था। बारात नरवरगढ़ के लिए चल पड़ी। जब नरवरगढ़ 8 कोस रह गया तो बारात ने डेरा डाल दिया। सब लोग हाथी घोड़ों से उतर गए। तब अपने अपने तंबू तान दिए गए। दूर दूर तक महोबे का लश्कर ही दिखाई पड़ रहा था। रात को खाना बनाया, खाया और सो गए। प्रातः काल वीर मलखान ने रूपन बारी को बुलवाया और एपन बारी की यानी कि सूचना की चिट्ठी ले जाने को कहा।
पहले तो मना किया, पर फिर रूपन तैयार हो गया। उसने ऊदल का ही घोड़ा बेंदुला साथ लिया। ऊदल वाली बैंगनी रंग की पगड़ी पहनी, नागदौन का भाला लिया और ढाल तलवार बूंदी वाली लेकर एपन बारी देने चला गया। दरबार पर दरबान ने रोककर पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो। तब रूपन बारी ने कहा, महोबे के राजा परमाल का सेवक हूँ, ऊदल के ब्याह के लिए बारात लेकर आए हैं। मेरा नाम ऊदल है और मैं एपन बारी लेकर आया हूँ। हमारा नेग जो बनता है हमें दे दो। मेरा नेग है, द्वार पर 4 घंटे तक तलवार चलेगी। राजा नरपति सिंह ने बारी को दरबार में हाजिर करने को कहा, परंतु तब तक रूपन बारी दरबार में पहुंच ही गया। रूपन ने एपन बारी शगुन की चिट्ठी राजा के पास रख दी। तब नरपति राव ने सिलहट के राजा विजय सिंह को रूपन पर वार करने का आदेश दिया। विजय सिंह की सांग का वार रूपन बचा गया, पर जब रूपन ने भाला चलाया तो वह घायल होकर गिर पड़ा। उपस्थित क्षत्रियों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। रूपन ने भी तलवार खींच ली और अनेक क्षत्रियों को दरबार में गिरा दिया। फिर रूपन तलवार चलाते हुए घोड़े को भगाता हुआ फाटक के पार निकल गया। रक्त रंजित रूपन को लश्कर में आते हुए देखकर वीर मलखान ने नरवरगढ़ का हाल पूछा। रूपन ने बताया कि द्वार पर भारी युद्ध हुआ, किंतु मैं अपना काम पूरा कर आया हूँ। नरवरगढ़ में फौज तैयार हो गई। मकरंदी के नेतृत्व में मारू बाजे बजने लगे। उधर मलखान के नेतृत्व में महोबा की बारात भी युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। दोनों ओर से सेना आगे बढ़ी। मकरंदी ने वीर मलखान से परिचय पूछा तो वह बोला, आल्हा का भाई हूँ, महोबे से ऊदल को ब्याहने के लिए नरवरगढ़ आए हैं। चुपचाप फुलवा का विवाह ऊदल से करवा दो तो युद्ध से होने वाला विनाश से बच जाओगे। इतना सुनकर मकरंदी ने तोपें चलाने का हुक्म दिया। तोपें दोनों तरफ से चली। धुआंधार मारामारी मची। हाथियों के गोला लगता तो हाथी गिरते हुए अपने नीचे और कईयों को दबा लेता। घोड़ों के गोला लगता तो भागता हुआ कई सैनिकों पर चढ़ जाता। यदि गोला सैनिक पर पड़ता तो सैनिक के चीथड़े उड़ जाते। ऐसी भयंकर लड़ाई के बीच से घोड़ा दौड़कर मकरंदी राजमहल में जा पहुंचा और वहां से बाण अजीता शैल शनिचर तथा काठ का घोड़ा लेकर पुनः युद्ध करने आया। पहले मालन हिरिया के पास गया। हिरिया भी जादूगरनी थी। उसकी हमदर्दी तो महोबे वालों से भी थी, परंतु नरवरगढ़ का नमक खाया था, इसलिए मकरंदी की सहायता करने आ गई। मकरंदी ने शैल शनिचर और अजीता बाण का प्रयोग किया, पर जब हिरिया मालन का जादू चला तो महोबे वालों की फौजें बेहोश हो गईं। मलखान ने सांग चलाई तो काठ का घोड़ा मकरंदी को लेकर उड़ गया। सांग धरती पर गिरी। मकरंदी ने शैल शनिचर चलाया तो घोड़ी कबूतरी भी उड़कर बार बचा गई, पर घोड़ी लंगड़ी हो गई। जादू के प्रभाव से सबके हाथ सुन्न हो गए। महोबे की ओर से आए सभी वीर राजा बंदी बना लिए गए। यह देखकर ऊदल ने अपना मुकुट उतारा, पगड़ी बांधी और हथियार लेकर बेंदुल पर सवार होकर युद्ध करने चल पड़े। उस पर जादू का प्रभाव नहीं था, अतः ऊदल नरवरगढ़ की सेना को पान की तरह आसानी से काटते हुए आगे बढ़ने लगे। हाथियों के 22 हौदे खाली करते हुए ऊदल आगे बढ़े और मकरंदी पर वार किया। मकरंद ने जब गुर्ज उठाकर वार करना चाहा तो हिरिया ने रोक दिया। वह बोली, यह दूल्हा है, इस पर वार मत करना। यह कहकर हिरिया ने अपना जादू कर दिया। बेंदुल घोड़ा खड़ा हो गया। मकरंदी ने फुर्ती से ऊदल को बंदी बना लिया, फिर तो उसे लेकर तुरंत नरवरगढ़ को भाग गया। सेना तो पहले ही जादू के प्रभाव में अचेत पड़ी थी। आला को ढेबा ने लश्कर का और ऊदल का हाल सुनाया तो वह चिंतित हो गया। आला ने तब ढेबा से कहा, अब सुनबा को महोबे से लिवा कर लाओ, जादू का जवाब वही दे सकती है। ढेबा तुरंत महोबे को चल दिया। महोबे में माता ढेबा से हाल जानकर रोने लगी। सुनबा रानी ने तब आकर माता दिबला से पूछा। हाल जानकर वह बोली, मेरा बच्चा छोटा है, नहीं तो मैं तुरंत ढेबा के साथ चली जाती, परंतु मैं अभी देवी की पूजा करके कुछ उपाय करती हूँ। रानी सुनबा मठिया में देवी के ध्यान में बैठ गई। देवी ने पूछा तो सुनबा ने समस्या बताई। तब देवी बोली, जादू हटाने को अमृतमयी धूनी की भस्म दे दो। इधर मैं नरवरगढ़ जाकर बाण अजीता शैल शनिचर और काठ के घोड़ों को छिपा देती हूँ। माँ दुर्गा की धूनी की भस्म की पुड़िया लेकर ढेबा को दी। ढेबा बिना देरी किए वापस आल्हा के पास पहुँचे। आल्हा ने अपना हाथी पश्चावत सजवाया। उधर मलखान और ढेबा ने अमृतमयी भस्म अपने लश्कर पर छिड़कवा दिया। सब राम राम करते हुए उठ गए। पश्चावत पर आल्हा चढ़ गए और घोड़ा पपीहा पर मलखान चढ़ गया। ढेबा ने घोड़ा मनोरथा पर सवारी करी। सारी सेना फिर चैतन्य होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। मकरंद ठाकुर भी फिर युद्ध करने के लिए तैयार होकर चल पड़ा।
शैल शनिचर और बाण अजीता अपनी जगह से गायब थे। काठ का घोड़ा खड़ा था पर निष्प्राण था। मकरंदी मन में घबरा गया, परंतु युद्ध के लिए अपने लश्कर को ललकारने लगा। भारी युद्ध हुआ। अब की बार महोबे वाले वीरों ने ऐसी मार मचाई कि नरवरगढ़ के सैनिक भागने लगे। मकरंदी ने हिरिया मालन से जादू करने को कहा। हिरिया ने मलखान पर जादू का वार कई बार किया पर निष्फल हो गया। मलखान ने कहा, मुझ पर किसी जादू का प्रभाव नहीं चल सकता। मैं पुष्य नक्षत्र में जन्मा हूँ। कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। मुझे काल का भी डर नहीं है। मलखान हिरिया के पास जा पहुँचे और जल्दी से उसका जूड़ा काट दिया। फिर तो जिन पर जादू का प्रभाव था वे भी सब ठीक हो गए। जादू बेअसर हो गया। मकरंदी आगे बढ़ा और मलखान पर वार किया। ढाल अड़ाकर मलखे ने बार बचा लिया। फिर मलखान ने चोट करी। मकरंदी गिरा। अवसर पाते ही मलखान ने उसे बंदी बना लिया। नरवरगढ़ की फौज तो फिर से भागती हुई नजर आई। राजा नरपति ने आल्हा के सामने आकर दीन स्वर में मकरंदी को छोड़ने की गुहार लगाई तथा फुलवा के विवाह का वायदा किया। आल्हा ने उदल को रिहा करने की शर्त रखी। सभी की रिहाई कर दी। राजा नरपति ने महल में जाकर पंडित बुलवाए और भामर की तैयारियां शुरू की। तभी माहिल वहां आ पहुंचा और बनाफरों में ब्याह न करने का उपाय सुझाया। उनकी सलाह पर 2000 हथियारबंद सैनिक कोठरियों में छिपा दिए गए। आल्हा से कहा गया कि सभी घर परिवार के लोग भांवर पर आएं। जैसे ही वे घर घर के लोग मंडप में पहुंचे, फाटक बंद कर दिए गए। पहली भांवर पड़ी तो मकरंदी ने तलवार का वार किया, जिसे मलखान ने रोक लिया। दूसरी भांवर पर हल्ला मच गया और कोठरियों से निकलकर सब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, परंतु महोबे वालों ने ऐसी तलवार चलाई कि सब मारे गए या भाग गए। मकरंदी को फिर कैद कर लिया गया तथा 7 भांवर पूरी हो गईं। राजा ने कहा, अब आपको विदा करूंगा और फुलवा का डोला दूंगा, पर भात बनवा दिया है, आप भात खाकर ही जाना। मकरंदी छोड़ दिया गया। सब महोबे वाले भात खाने पंगत में बैठ गए। जैसे ही खाना शुरू किया, मकरंदी ने अपने सिपाही फिर बुला लिए और हमला कर दिया। महोबे वालों के पास पानी के लिए लोटे थे। उन्होंने लोटे से ही वार करना शुरू कर दिया। 3 घंटे तक लगातार धुआंधार युद्ध हुआ। उन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। राजा नरपति ने हाथ जोड़कर कहा, हम जान गए हैं कि महोबे वालों का कोई मुकाबला नहीं है। आप अपने नेगी बुलवा लो, हम बिटिया को विदा करते हैं। आल्हा ने गहनों का टोकरा फुलवा के श्रृंगार के लिए भेज दिया। श्रृंगार करके फुलवा पालकी में बिठाकर विदा कर दी गई। सागर पर बारात ठहराकर फिर रूपन ने राजमहल में समाचार भेज दिया। फिर तो स्वागत की तैयारियां की गईं। मंगल गीत गाए गए। रानी मल्हना ने फुलवा रानी को पालकी से उतरवाया। बधाई बजी। महोबा सारा सजाया गया। सब बारात में आए। राजाओं को उपहार दे देकर विदा किया गया। ब्राह्मणों आदि को नेग जोग और इनाम दिए गए। इस प्रकार उदल का विवाह संपन्न हुआ और महोबे वाले जो हैं महोबे में खुशियां मनाते हैं। फुलवा का विवाह उदल के साथ संपन्न होता है।